एवरीवन, दिस इज सोनिया मलिक हियर एंड आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, जिसका हम ईयू और एशियान दोनों टॉपिक्स हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं अपना राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। देखो, अब पढ़ रहे हैं हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से ऐसे सेंटर्स बन चुके हैं पावर के। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो चाइना की जो इकोनॉमी बढ़ी है, भाई चाइना है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो वो जो चाइना की इकोनॉमी बढ़ी है उसके पीछे रीजंस क्या थे, कैसे वो बढ़ी है, कौन सा पाथ उसने चूज किया कि मुझे इस तरीके से मैं जाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। तो देखो, अब स्टार्टिंग होती है चाइना की 1978 से कि 1978 के अंदर चाइना ने डिसाइड किया कि उसे इकोनॉमिक सक्सेस में जाना है। ठीक है, और उस टाइम पे उसने अपना गोल क्या रखा है, इट इज़ एज इफ कि तुम लोग क्लास 12 में डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को इतनी परसेंटेज चाहिए, क्लास 12 में डिसाइड कर रहे हो इतनी परसेंटेज चाहिए। मतलब 1978 के अंदर चाइना ने ये डिसाइड कर लिया कि वो 2040 तक यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा। मीन्स मान लो एक रेस चल रही है और जहाँ पे यूएस फर्स्ट पे है तो चाइना कहीं पीछे चल रहा है और फर्स्ट पे है यूएस और वो उसको उस रेस के अंदर ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, अब कोई भी नेशन किसी भी अगर रेस में जा रहा है तो उसके पीछे कुछ मॉडल्स होंगे। ठीक है, सो सिमिलर वे में चाइना के सामने दो ऑप्शंस थे उस टाइम पे, या तो वो सोवियत मॉडल को चूज करे, ठीक है, यूएसएसआर का, या फिर उसे कैपिटलिज्म को चूज करना था। तो अब चाइना ने क्या सोचा, नहीं कैपिटलिज्म मैं चूज नहीं करूंगा, मैं सोवियत मॉडल को चूज करूंगा। ठीक है, तो सोवियत मॉडल वहां पे कैसे आया, ये सब स्टार्ट हुआ था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से, जो कि माओ की लीडरशिप के अंदर हुआ था। माओ जो था उनका लीडर था जिसने एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया, जैसे कहीं पे होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस को लेकर रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसी तरीके से चाइना के अंदर कम्युनिज्म को लेकर रेवोल्यूशन हुआ था और वहां पे जो माओ की लीडरशिप के अंदर पार्टी बनी थी वो थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, 1949 से उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सोवियत मॉडल पे करेंगे, दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है कि सब कुछ स्टेट का है, स्टेट मीन्स है गवर्नमेंट का है और आप सभी उनकी लैंड पर काम करोगे, सभी को इक्वल दिया जाएगा, इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, तो अब क्या किया गया, उन्होंने क्या सोचा, चाइना ने क्या किया कि मैं एग्रीकल्चर, क्योंकि चाइना हमें पता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती है क्योंकि इंडिया जैसी ही कंडीशंस होती है काफ़ी सारी एग्रीकल्चर के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आएगा उससे मैं अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो करूंगा और सिंपल मैं प्रोस्पेरस हो जाऊंगा और फिर मैं चाइना को यूएस को ओवरटेक कर लूंगा। बट देखो, जो उसने सोचा ऐसा हो वो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आई उसके अंदर, देखो उसने क्या डिसाइड किया कि ये एक तो मेरे पास ये ताकत है, दूसरी क्या ताकत थी उसके पास, सबसे ज़रूरी उसकी पॉपुलेशन, लैंड एरिया उसके पास काफ़ी था, रिसोर्सेज थे और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी था अपने देश के अंदर। तो अब इन सब ताकत के बेसिस पर उसने कहा कि जो खेती से यूज़ आएगा मैं उसको इंडस्ट्री में लगा दूंगा। बड़ा अच्छा प्लान था, लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये एग्रीकल्चर था वो इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो उसकी ताकत थी, अभी जो डोले शोले बना रखे हैं उसके लिए कुछ देना भी तो पड़ेगा शरीर को। तो वही दिक्कत हुई यहाँ पे, यानी कि ये जो पॉपुलेशन थी वो जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है उसको सारा खा जाती, इंडस्ट्रीज के लिए बचता ही नहीं। अब बेचारी इंडस्ट्री क्या करे, है ना। तो इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रॉब्लम आई। अब क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म को चूज नहीं किया तो इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं कर रहे, ट्रेड इंटरनेशनल की आप दूसरे देश के साथ कर रहे हो और ये हम कैपिटलिज्म में करते हैं, कम्युनिज्म में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं हो रहा था। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था तो क्या हुआ, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए थी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए क्या चाहिए, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मतलब उनके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। अब वो ट्रेड नहीं कर रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीजें किसके सिमिलर हो रही थी, जैसे यूएसएसआर के साथ हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ गलत चीजें हो रही थी, अच्छी भी हुई। अब देखो, अच्छी इसके अंदर क्या थी, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही थी, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज की, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको दी गई, एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज उनको दी गई। बट ये सारे सिर्फ 5 to 6% ग्रोथ थी, जो कि बहुत कम थी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के लिए। प्रॉब्लम जो चाइना की थी वो उसकी पॉपुलेशन ही थी। अब देखो, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ, सोवियत मॉडल उसने चूज किया, कैपिटलिज्म को उसने मना कर दिया। क्या सोचा, एग्रीकल्चर से जो आएगा इंडस्ट्री में लगा दूंगा, बट इसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया नहीं तो ये ठप हो गई। अब उसके पास पैसे थी नहीं कि बाहर से कुछ खरीद ले। अब उसने देखा भाई तेरी कंडीशन तो यूएसएसआर जैसी हो गई। अब यूएसएसआर ने क्या किया था, क्या उसने वैसा ही किया। अब देखो, अपनी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए चाइना कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेकर आया।
अब यूएसएसआर ने क्या चूज की थी, शॉक थेरेपी की, मींस शॉक के थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे, बट वहां पे सिर्फ शॉक ही मिला, लोगों को थेरेपी नहीं मिल पाई थी। चाइना ये सब कुछ देख चुका था, अब उसने अपने बड़ों की गलती से सीख लिया था। उसने कहा थेरेपी तो मेरे को चाहिए बट मैं अपने लोगों को शॉक नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओपन डोर, यानी कि अपने देश के दरवाजे बाहर के लोगों के लिए खोल दिए कि आप लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि उनके देश में पैसा था नहीं। ठीक है, लेबर ही लेबर था, एग्रीकल्चर है, लैंड है, रिसोर्सेज हैं, बट उनको चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कहाँ से आएगी, बाहर से आएगी। तो ऐसा ही कुछ चाइना ने किया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन को खत्म कर दिया। यानी कि पॉलिटिकल आइसोलेशन क्या थी, कि वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के लीडर्स किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में जाके कोई वार्तालाप नहीं करेंगे अपने फायदे के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक आइसोलेशन, हमारी इकोनॉमी हमारे लिए बहुत है, हमें किसी बाहर वाले की नहीं चाहिए, ना हम किसी की हेल्प करेंगे। मतलब उसने क्या कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने में संतुष्ट हूँ, कमाएगा और खाएगा। ठीक है, बट अब ये सारी चीजें उसने खत्म कर दी थी। अब ये देखो, बट उसने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी थी, बट स्टेप बाय स्टेप, ये एकदम झटका नहीं दिया अपने लोगों को। देखो स्टार्टिंग उसने की 1972 के अंदर, जिसमें उसने क्या किया, यूएस के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है भाई, चलो हम आपसे बातचीत करते हैं, ओके गुड। अब क्या हुआ, 1973 के अंदर उनकी लीडरशिप चेंज हो गई। लीडरशिप, अब देखो हुआ क्या, 1973 के अंदर चाइना की लीडरशिप चेंज हुई और उनके लीडर बने प्रेमियर जो एनलाई, जो कि बहुत ही प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। प्रैग्मेटिक क्या होता है, कि एक ऐसी पॉलिटिक्स की जैसी सिचुएशन डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग अपनी आइडियोलॉजी बना लो। ठीक है, मतलब जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली काम करो। तो उन्होंने देखा हमारे देश को बाहर की जरूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आने दो मदद। अब हुआ क्या, ये अपने 4 मॉडर्नाइजेशंस लेकर आए, 4 नई चीजें लेकर आए। पहला मॉडर्नाइजेशन था एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री, डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 1978 के अंदर डेंग जियाओपिंग, फिर से लीडरशिप चेंज हुई, फिर वो लेकर आए एक ओपन डोर पॉलिसी, ये जो थी 1978 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस की। अब इसमें क्या था, कि स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी करेंगे, पहले हम इसमें आने देंगे लोगों की मदद को, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले 1982 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, अपनी एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे देखो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, जैसे देखो इंडिया में पहले क्या था, रेलवे जो थी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, है ना, मतलब गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। बट अब क्या हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि एक ऑनरशिप आ चुकी है किसी कुछ इंडिविजुअल्स के पास। अब एग्रीकल्चर है तो काफी सारे लोगों के पास आई होगी प्राइवेटाइजेशन। अब इससे हुआ क्या, देखो अब सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते, क्योंकि वहीं पे, तो ऐसा ही कुछ एग्रीकल्चर में देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, और अब जब एग्रीकल्चर में कौन करेंगे, रूरल के इंसान करेंगे, ठीक है, रूरल पीपल, तो उनकी वजह से क्या हुआ, रूरल इनकम भी बढ़ गई। अब 1998 के अंदर उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि अब बिजनेसमैन बनो आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए। ट्रेड बैरियर्स क्या थे, कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है हमारा ट्रेड की, अपने देश से बाहर भेजना, बाहर के अपने देश में लेकर आना, ट्रेड। ठीक है, तो बैरियर्स बना रखे थे कि भाई हैवी टैक्स ड्यूटीज लगा दी गई हैं, या फिर आप ट्रेड यहाँ पे कर ही नहीं सकते। उन सबको कुछ 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई गई, यानी कि कुछ एक ऐसे एरिया की यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, उनको हटा दिया गया। अब देखो ये सारी चीजें दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, बट इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, मतलब ये चीजें काम करी बट इतना भी नहीं। तो देखो नेगेटिव चीजें क्या थी इसकी, सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी था, मतलब क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं तब भी अनएम्प्लॉयमेंट है। उस टाइम पे 100 मिलियन ऐसे लोग थे जो जॉबलेस थे। और यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि मतलब फीमेल्स को इतने अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। और प्लस देखो गरीब, जब भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो, मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखो इसकी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, जिसकी वजह से चाइना आज एक न्यू पावर बना है ना, हमारे चैप्टर में आया है। तो देखो सबसे पहले तो इसके जो इश्यूज हैं यूएस के साथ, एशियन के साथ, रशिया के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती है। मीन्स
ठीक है भाई, कोई इशू क्रिएट हुआ, बट क्योंकि उसकी एक इमेज है, एक मार्केट है चाइना का, तो उसकी बात को इग्नोर कर, तो चाइना अगर गलती भी करता है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब देखो, एशियान के अंदर 1997 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, मींस उसकी इकोनॉमी डाउन चली गई थी। उस टाइम पे चाइना ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। प्लस आज के टाइम पे चाइना लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को भी एड प्रोवाइड कर रहा है, उनको हेल्प दे रहा है, फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, साफ साफ है कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, अब दोनों पढ़ेंगे कहाँ पे हम उनके साथ एक बैड रिलेशन में और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स रहे हैं जहाँ पे हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं। देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो मतलब सबसे पहले ही कॉलोनी बनी, ठीक है, कॉलोनी बनने से पहले की बात है। तो ये दोनों ही बहुत ग्रेट पावर्स थी, ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा था इनका काम। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने में सीमित थी, ये दूसरों पर भी रूल करती थी, मतलब काफ़ी सारा एरिया इनके अंदर था। बट कभी भी इनकी जो डोमिनेंट्स थे, यानी कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, ऐसा कभी भी ओवरलैप नहीं हुआ कि मान लो उसी एरिया पर चाइना रूल करना चाहता हो और उसी एरिया पे इंडिया रूल करना चाहता हो, कभी नहीं हुआ। तो मतलब एक दूसरे से अनजान थे ये दोनों। अब देखो, इंडिपेंडेंस ली, ठीक है। अब वहां पे इनके लिए एक मेजर चैलेंज था, क्योंकि आज तक जब कोई रिलेशन ही नहीं रहे और आज हमें एक फॉरेन पॉलिसी बनानी है कि मतलब हमारे देश को इस देश के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, तो दोनों के लिए मुश्किल था। अब जब स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट से ही चलता है। ये स्टार्टिंग का डिस्प्यूट हुआ था हमारा तिब्बत डिस्प्यूट, कि तिब्बत पे जब चाइना अपना कंट्रोल करना चाहता था और वहाँ पर इंडिया ने अपना इंटरफेरेंस किया था। इट वॉज 1950, जहाँ पे सिनो इंडियन बॉर्डर है आज के टाइम पे, तिब्बत डिस्प्यूट वहाँ से चला, ठीक है, खराब हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे क्या था, थोड़े सुधरने लगे। फिर हमारी एक फेज चली, दैट इज हिंदी चीनी भाई भाई की, मीन्स हिंदी वाले यानी कि इंडियंस और चाइना की भाई भाई वाला रिलेशन है, गुड रिलेशन है। लेकिन ये काफ़ी दिन तक चला नहीं, ठीक है। तो 1962 के अंदर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। वो था हमारा टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर, कि यानी कि एक ऐसा टेरिटरी जिसपे चाइना भी अपना क्लेम करता है और इंडिया भी अपना क्लेम करता है, और वो रीजन है अक्साई चिन रीजन, जो कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, खराब हो गए। फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो भी खराब हो गई, यानी कि लड़ाई तो हुई हुई, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो कागज पत्री वाली लड़ाई थी ना वो भी चालू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, यानी कि एक नेशन के जो डिप्लोमैट्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो ऑफिसर्स हैं, एक तरीके से ऑफिसर रैंकिंग या ऑफिशियल लैंग्वेज में जो बातचीत होती है, वो भी खराब हो गई थी 1976 तक। अब 1976 के अंदर गवर्नमेंट्स ने सोचा भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, पड़ोसी है, ठीक है, कुछ भी चीज़ मांगने तो जाना पड़ेगा। तो किया क्या उसने, कि कहा चल भाई ठीक है, थोड़े रिलेशंस अपने सुधारते हैं। फिर 1981 के अंदर चाइना ने एक मिशन किया, अपना एक मिशन बना लिया कि हम जो बॉर्डर इशू है उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब दोनों ये चीज़ रियलाइज कर चुके थे कि अब म्यूचुअल कॉपरेशन के बगैर बात नहीं बनने वाली है। और ये सब कब चेंज हुआ था हमारा, जब चाइना की लीडरशिप चेंज हुई। कौन आ गया था उस टाइम पे, डेन जियोपिंग, और जो कि बहुत ही प्रैग्मेटिक बिलीवर थे। प्रैग्मेटिक बिलीवर होता है कि वो इंसान जो ये बिलीव करता है कि जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग काम करो, मीन्स जैसा देश वैसा भेष, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिलीव करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, चलो भाई अब हमें आपकी जरूरत है, भाई भाई बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाइना ने मिशन लॉन्च किया। फिर 1988 के अंदर राजीव गांधी चाइना गए और बॉर्डर इश्यू को उन्होंने वहां पे कुछ हद तक सॉर्ट आउट किया। फिर 1996 में एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम बॉर्डर पे बिल्कुल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति बनाए रखेंगे। इसी तरीके से 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी चाइना में गए, और जब वो चाइना में गए तो उन्होंने बातचीत की, और फिर वहां पे जो सिक्किम के अंदर से जो जाता था नाथुला पास, सिल्क रूट था जो था ट्रेड के लिए, यानी कि एक ऐसा रूट जहां से व्यापारी आकर ट्रेड कर सकते हैं वाया लैंड, सिक्किम में पास होकर उसको खोल दिया गया। वो था हमारा सिल्क रूट, ठीक है, याद रखना है, सिक्किम के अंदर नाथुला पास। फिर 2006 के अंदर ह्यू जुनाटो इंडिया में आए और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस साइन की कि ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करना है। मीन्स अगर आप बॉर्डर पे हो तो आपके सिपाहियों को ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए। देन 2014 के अंदर जी जिनपिंग इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट भी की, कि ठीक है भाई इतनी हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आज के टाइम पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे चल रहे हैं। बट देखो कोरोना टाइम पीरियड आया, मतलब
ट्रेड कम हो गया, बट स्टिल 2021 के अंदर 1 to 5.7 बिलियन का ट्रेड हुआ था हमारा इंडिया के साथ। तो ठीक है, मतलब ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं दोनों ही नेशंस। ठीक है, तो आज के टाइम पे कुछ भी इसके ऐसे आप डाल सकते हो, तो बैड रिलेशंस हो गए, यहाँ पे गुड रिलेशंस, बट आई वुड सजेस्ट कि ये तो मैंने लिखा है आप अलग अलग आप लोगों को समझाने के लिए, बट जब याद करो तो इसको इस तरीके से करना है कि पहले 1950 में क्या हुआ, फिर उसके बाद टाइम फ्रेम जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो भाई कमेंट सेक्शंस में बता दिया करो कि कुछ भी डाउट हो। एंड बाकी जो इस चैप्टर के न्यू टॉपिक्स हैं, जो कि हमारे इंडिया, इजराइल एंड ब्रिक्स वाला जो टॉपिक्स है, उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड do not forget to subscribe my channel and share it with your friends.